हेलो एवरीवन, मैं हूँ इप्शा फ्रॉम इप्शा आर्या शो। तो ये है पार्ट 2 इस साइंस का, चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको इसका पार्ट 1। ओके, तो चलिए रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आपको अब इस चैप्टर में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में इतना तो समझ आ गया हो कि हम प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है वो जानेंगे। हाँ, फिर अब हमने पढ़ा था जो क्लास 6 में आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, इन कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आ सकता है क्वेश्चन आंसर्स में, तो आप इसको याद कर लेंगे। और ऑटोट्रॉफिक की डेफिनेशन आ सकती है और एटोट्रॉफ की भी आ सकती है। ओके, और उसके बाद हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था। Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body। आपने ये पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने हेटरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ पढ़ा था। क्या होता है ऑटोट्रॉफ? मतलब जो खाना खुद बना सकते हैं, और हेटरोट्रॉफ मतलब जो नहीं बना सकते। और फोटोसिंथेसिस पढ़ा था। जो फूड फैक्ट्री है वो लीव्स है प्लांट्स की, इसलिए लीव्स तक सारा खाना पहुंचना चाहिए। और फिर उसके बाद लीव्स में एक पोर्स होते हैं, उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। और फिर उसके बाद हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा था। वो ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स में, वो कैप्चर करता है एनर्जी सनलाइट की। और फिर उसके बाद वो प्रिपेयर भी करता है फूड, मदद करता है। और फोटोसिंथेसिस क्यों है उसका नाम, फोटोसिंथेसिस का नाम। और सन हमारे लिए सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। और हमने और भी बहुत कुछ पढ़ा था। हमने अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी पढ़ा था। होस्ट, हेटरोट्रॉफिक, इंसेक्टिवोरस, पैरासाइट, सेप्टोट्रॉफ्स, ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। बाकी यहाँ तक आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा पूरे डिटेल में, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। अब पढ़ते हैं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन wet and warm things. They germinate and grow. Now you can figure out how we can protect our things from getting spoiled। तो अब हमने इसमें पढ़ा था कि सेप्टोट्रॉफ फंगी को कहते हैं, वो डेड डिकेइंग मैटर में हो जाती है, सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं उसे। और वो ऑर्गेनिजम्स जो सेप्टोट्रॉफिक मोड से करते हैं अपना न्यूट्रिशन, उन्हें सेप्टोट्रॉफ कहते हैं। और फंगी जो है वो पिकल लेदर हर जगह हो सकती है। और जो फंगल स्पोर्स है वो प्रेजेंट होते हैं एयर में। जब वो लैंड होता है वेट और वार्म थिंग्स, वो जर्मिनेट होते हैं और ग्रो करते हैं। अब आपको पता चलेगा कि आप अपनी थिंग्स को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं। अब इसमें लिखा है, बूजू ने एक बार अपने ग्रैंडफादर बूजू एक बार अपने ग्रैंडफादर को बूजू के ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि उसके जो वाइट फील्ड है वो फंगस से ख़राब हो गई थी। उसे ये जानने की क्या फंगस डिसीज़ भी कॉज करता है। और पहली ने बताया कि कुछ फंगस, यीस्ट और मशरूम यूज़फुल होते हैं, लेकिन कुछ फंगस डिसीज़ कॉज कर सकते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमंस में भी। तो और कुछ फंगी मेडिसिन की तरह भी यूज़ होते हैं। Some organisms
live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. अब वो एनिमल्स जो एक साथ रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों शेयर करते हैं, उस रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, सर्टेन फंगी live inside the roots of plants. The plants provide nutrients to the fungus, and in return the fungus provides water and certain nutrients. अब जैसे आप देखिए एग्जाम्पल दिया इसमें. फॉर एग्जाम्पल, एक जो फंगी है वो रूट के प्लांट्स में रहती है. जो प्लांट्स है वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं फंगस को, और रिटर्न में फंगस उसे वाटर और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं. अब इसमें ही इनऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकन्स, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर which is an alga and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and mineral to the alga, and in return the alga prepares and provides food to the fungus. अब इसमें लिखा है ऑर्गेनिज्म जो लाइकन्स कहते हैं, जिन्हें हम क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होते हैं, जो एल्गा और फंगस एक साथ रहते हैं. द फंगस जो है वो प्रोवाइड करता है शेल्टर, वाटर और मिनरल एल्गा को, और रिटर्न में एल्गा उसे प्रिपेयर करता है फूड और फंगस को फूड देता है. ओके, हाउ आर न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. अब हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिप्लेनिश कैसे होते हैं सॉइल में. हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग manure or fertilizer in the fields, or gardeners using them in lawns or in pots? Do you know why this is done? अब आपने देखा है फार्मर्स को मैन्योर फर्टिलाइज़र डालते हुए फील्ड्स में, या फिर गार्डनर्स को लॉन्स या फिर पॉट्स यूज़ करते हुए. आपको पता है क्यों होता है ये? अब आपने पढ़ा है कि जो प्लांट्स है वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से, तो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइन. तो इसलिए सॉइल में जो उनका अमाउंट है वो डिक्लाइनिंग होता रहता है. फर्टिलाइज़र एंड मिनरल्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा. जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स है वो न्यूट्रिएंट्स उनके पास बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं. फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर के पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस और बहुत सारे. ये न्यूट्रिएंट्स एडेड होते हैं टाइम टू टाइम सॉइल को एनरिच करने में. इसलिए वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स. इससे अगर हम प्लांट्स को हेल्दी सॉइल से, अगर सॉइल एनरिच रहेगी तो हम प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे और उन्हें हेल्दी रख पाएंगे, अगर हम उनकी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएंगे तो. ओके, अब यूजली क्रॉप्स प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. They need nitrogen in a soluble form. The bacterium called rhizobum can take atmospheric nitrogen and can convert it into a usable form, but rhizobum cannot make its own food, so it often lives in the roots of gram, peas, mango, beans, moong beans and and provides them with nitrogen and in return. अब देखिए जो क्रॉप्स यूजली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. अब जो क्रॉप प्लांट्स है वो बहुत नाइट्रोजन यूज़ करते हैं और जो सॉइल है वो डेफिशिएंट हो जाती है नाइट्रोजन में. अब यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी in the air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide.
अब आपने ये पढ़ा है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो प्लेंटी अवेलेबल होती है एयर में, लेकिन प्लांट्स उससे यूज़ नहीं कर पाते उस मैनर से जिस मैनर से वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म। उन्हें जो नाइट्रोजन है उस सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए होता है। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लेता है और उसे कन्वर्ट करता है एक यूजेबल फॉर्म में। लेकिन जो राइजोबियम है वो अपना खुद का खाना नहीं बना सकता, इसलिए वो कभी कभार रूट्स, ग्राम की रूट्स पे, पीस पे, मूंग और बीन्स के और अदर लेग्यूम्स पे रहता है और उन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। और रिटर्न में जो प्लांट्स है वो प्रोवाइड करते हैं फूड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसलिए उनके पास एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। इस वजह से जो फार्मर्स है वो ग्रेट सिग्निफिकेंस होता है उनके लिए, क्योंकि वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का कम यूज़ कर सकते हैं जिधर लेगुमिनस प्लांट्स ग्रो करते हैं। अब मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम लेगुमिनस प्लांट्स। अब आप ये भी देख सकते हैं, ये आ सकता है कि लेगुमिनस प्लांट्स में क्या मोस्ट ग्रो होते हैं पल्सेस। ओके, इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ। अब आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि ज़्यादातर प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्टोट्रिक। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉफ सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। अब आपने पढ़ा कि सारे मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफ है और कुछ प्लांट्स पैरासिटिक और सेप्टोट्रॉफिक है। वो न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। जो एनिमल्स है वो एक हेटेरोट्रॉफ है जो कि डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे और अदर एनिमल्स पे अपने खाने के लिए। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है वो हेटेरोट्रॉफ से पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स? अब आप बताना। ओके, अभी चैप्टर ख़त्म हो गया यहाँ पे। सो बताइए कैसा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपको चैप्टर 2 की भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन।